हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम व्यतिकरण लेसन के बारे में अध्ययन करेंगे कि व्यतिकरण होता क्या है, इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। बेल आइकन बटन भी दबा दें जिससे मैं जैसे ही न्यू वीडियो प्रोवाइड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब हम समझते हैं कि व्यतिकरण होता क्या है। पहली हेडिंग है दो तरंगों का व्यतिकरण। दो तरंगों का व्यतिकरण मतलब होता है दो तरंगे चल रही हैं तो उसमें कौन कौन सी स्थिति होगी। तो समझते हैं। पहला, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति और कालांतर की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम और अन्य बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो समझते हैं कि व्यतिकरण होता क्या है। फिगर से देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने क्या किया, दो तरंगे मैंने बना दिया और ये दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चल रही हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ कुछ बिंदुओं पर अधिकतम है और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम है। तो इसी घटना को हम बोलते हैं व्यतिकरण। जब दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या होगी। जैसे मैंने यहाँ मान लिया अधिकतम और यहाँ मैंने मान लिया न्यूनतम। तो कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम होती है। तो यही घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण। अगली हेडिंग समझते हैं समपोषी व्यतिकरण। कि समपोषी व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण के कारण माध्यम के जिन बिंदुओं पर तरंगे समान कला में मिलती हैं वहाँ परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। तो इन बिंदुओं पर कुछ व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। इसका अर्थ ये हो गया, जैसे हम फिगर से देख सकते हैं। जैसे इस फिगर में अगर हम देखें तो इस बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या है, अधिकतम है। तो इसे हम बोलेंगे समपोषी व्यतिकरण। इसी तरीके से जिसमें न्यूनतम होता है उसे हम विनाशी सब बोलते हैं। तो समझते हैं आप पहले। तो समपोषी व्यतिकरण समझ गए होंगे कि व्यतिकरण के कारण माध्यम के जिन बिंदुओं पर तरंगे समान कला में मिलती हैं वहाँ परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। तो उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उसे हम बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों के मध्य कलांतर जो होता है, कलांतर को हम फाई से लिखते हैं। वो होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। या इक्वल टू करके हम लोग लिख सकते हैं इसी को 2 पाई n। और जो n का मान होगा वो होगा 0, 2, 3, यही होगा ना इसका वैल्यू, एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और जो इसका पथांतर होगा उसे हम डेल्टा x से लिखते हैं या त्रिभुज बोल सकते हैं आप। वो होता है 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं n लेमडा। और n का जो मान इसके लिए होगा 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक होगा। अब हम समझते हैं विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, माध्यम के जिन बिंदुओं पर तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं वहाँ परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है तथा इन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जहाँ पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम होगी, उसे हम बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण। अब विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है वह होता है कलांतर फाई बराबर वह होता है पाई, 3 पाई, 5 पाई इक्वल टू इसी को हम लिख सकते हैं 2n-1 इंटू पाई। जहाँ n का मान जो होगा ये 2n है, n का मान होगा 1, 2, 3। इसी तरह पथांतर इसके लिए विनाशी व्यतिकरण के लिए होता है λ/2, 3 λ/2 और 5 λ/2।
या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2n-1 इंटू λ/2। यहाँ λ का मान 1 2 3 ये होगा। आगे हम समझते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए शर्तें, तो इसके लिए निम्न शर्तें होती हैं। नंबर 1, दोनों प्रकाश स्रोतों से प्राप्त तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ स्थिर रहना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है, दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। चौथा पॉइंट है, प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच दूरी बहुत कम होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए। अगला हेडिंग समझते हैं, तरंगों के व्यतिकरण के फलस्वरूप तीव्रता। यदि दो तरंगें हों और उनकी तीव्रताएं I1 और I2 हो तो इसकी परिणामी तीव्रता होती I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 इंटू I2 और यह है cos फाई। अतः किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता उस बिंदु पर मिलने वाली दोनों तरंगों के मध्य कालांतर फाई पर निर्भर करता है। ये था हमारा तरंगों के व्यतिकरण के फलस्वरूप तीव्रता। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यतिकरण है। व्यतिकरण की डिफिनीशन आप अच्छे से याद रखिएगा और ये फार्मूला जब न्यूमेरिकल लगता है तो उसमें यूज होता है। अब हम समझते हैं समपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें, कि समपोषी व्यतिकरण के लिए कौन सी शर्तें होती हैं। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हों और एक ही माध्यम में एक ही दिशा में चल रही हो तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ये तो हमने पहले भी डिफिनीशन देखा। अब हम समझते हैं कि समपोषी व्यतिकरण के लिए इसकी शर्त क्या होती है। परिणामी तीव्रता I बराबर होता है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू cos फाई। जो यहाँ A होता है इसे हम आयाम कहते हैं। यहाँ A1 और A2 दोनों तरंगों के आयाम हैं और फाई कालांतर है। अब हम समझते हैं समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण के लिए माध्यम के उन बिंदुओं पर दोनों तरंगों को समान कला में मिलनी चाहिए। कब? जैसे अर्थात cos फाई बराबर 1 और इस समय हमारा जो कालांतर हो जाता फाई बराबर 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ... 2 पाई n, जहाँ n का मान हम लोग रखते हैं 0 1 2 3 ... अब हम समझते हैं आगे। हमने क्या किया, इसे समीकरण 1 मान लिया। अब हम देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम देखेंगे जो ये I है परिणामी तीव्रता, इसका अधिकतम मान या उसी को हम लिख सकते हैं मैक्स या मैक्सिमम बोल सकते हैं। इसका अधिकतम मान मैक्सिमम कब हो सकता है, जब हम इसी पे cos फाई का मान पहले हम कितना रख दें 0, या इसमें से किसी को भी रख दें तो सबका मान cos 0 रख देते हैं, उसका मान होता है 1, या 2 पाई रख दें 4 पाई रख दें, सबका मान 0 का 1 ही होगा इसमें। तो अब हम समझते हैं, तो इसमें अधिकतम मान लाने के लिए हमने क्या कर लिया 0 रख दिया और cos फाई का मान होता है 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बनना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर, अर्थात हम लोग लिख देंगे A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये कब आया मान, जब अधिकतम आयाम था, अर्थात अधिकतम आयाम का क्या आ गया वर्ग।
अब हम समझते हैं अर्थात समपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कालांतर शून्य होना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं cos 0 का मान हमने रखा तो वो क्या हुआ, ये अधिकतम मान आया। और दूसरा पॉइंट है दोनों तरंगों के बीच पथांतर शून्य अथवा लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। ये तो था समपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें। अब हम समझते हैं विनाशी के लिए। अब हम समझते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें। माध्यम के जिन बिंदुओं पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं वहाँ विनाशी व्यतिकरण होता है। ये तो हम लोग डिफिनीशन से भी समझे थे। इनके लिए cos फाई का मान होता है -1, या फिर कलांतर का मान हम लोग सकते हैं फाई बराबर इक्वल टू पाई 3 पाई 5 पाई, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2n-1 इंटू पाई, जहाँ n का मान 1 2 3। अब हम समझते हैं जो हम लोगों का समीकरण 1 था उसमें हमें क्या रखना है, cos फाई की दर पे मान रखना था 1। इसका मतलब जो हमारा समीकरण 1 है यह था समीकरण 1, और इसमें हमें विनाशी व्यतिकरण के cos फाई का मान रखना है -1। जब हम इस पे रख देंगे इसका मान cos फाई का मान -1 तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर और माइनस 2a1 a2। अब यहाँ से हम देख सकते हैं तो ये हमारा बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के दर पे a1 है और b के दर पे a2 है, तो हमने क्या लिख दिया a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और ये किसका मान है, न्यूनतम आयाम का स्क्वायर। तो ये था विनाशी व्यतिकरण की शर्तें। अर्थात नंबर 1 पॉइंट हम बोल सकते हैं तरंगे विपरीत कला में मिलनी चाहिए। तरंगे जब विपरीत कला में मिलेंगी तभी ना हम विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। और दूसरा पॉइंट है दोनों तरंगों के बीच पथांतर λ/2 का विषम गुणक होना चाहिए। ये था हमारा विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें। अगला हम समझते हैं कला संबंध स्रोत। ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर नियत हो अर्थात समय के साथ ना बदले कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। इनके बीच कलांतर कुछ भी हो सकता है, जैसे 0 λ/2 λ/3, सॉरी ये पाई है। ये समझते हैं कला संबंध स्रोत। एक बार फिर से डेफिनेशन समझ लेते हैं। ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर नियत हो अर्थात समय के साथ ना बदले कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। इनके बीच कलांतर कुछ भी हो सकता है, जैसे 0 π/2 π/3 π/6, परंतु यह नियत होता मतलब इसका मान फिक्स रहता है।